अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास सी शार्प की लेक्चर सीरीज चल रही है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी सीरियलाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी सीरियलाइजेशन इन सी शार्प डॉट नेट। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीरियलाइजेशन की बात की थी और मैंने आपको वहां पे बताया था कि सीरियलाइजेशन का जब हम उल्टा करते हैं, मतलब सीरियलाइजेशन को जब हम रिवर्स करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बन जाता है डी सीरियलाइजेशन। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले कि अगर किसी ने हमारा पिछला लेक्चर जिसके अंदर हमने सीरियलाइजेशन की बात की थी, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो वाला लेक्चर देख लो, उसके बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि ये वाला लेक्चर उस प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। सीरियलाइजेशन के हवाले से मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में और फिर उन स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को हम स्टोर करवा सकते हैं अपनी किसी भी मेमोरी में, मतलब हार्ड डिस्क की मेमोरी में या फिर कोई नेटवर्क की मेमोरी है वहां पे कहीं स्टोर करना है, या फिर अगर हमें किसी फाइल के अंदर स्टोर करना है, या फिर हमें किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। और मैंने क्या बताया था, जब फाइल्स में वो डेटा स्टोर होता है तो वो एनकोडेड फॉर्म में होता है, मतलब एक नॉर्मल यूजर उसको देखकर नहीं समझ सकता। लेकिन अगर अब मैं बात करूं डी सीरियलाइजेशन की, जिसके बारे में मैं क्या कह रहा हूं, सीरियलाइजेशन का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है। ठीक है, यहां पे देखो डी सीरियलाइजेशन के अंदर क्या होता है। यहां पे देखो, जिस तरह मेरी फाइल है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, अपने ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करवा के एक फाइल के अंदर स्टोर करवाया था। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करता हूं, मेरे फाइल के अंदर वो जो सीरियलाइज्ड डेटा मौजूद है, सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट मौजूद है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसे कन्वर्ट करूंगा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में और फिर उस स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो देखो ये क्या हो गया, ये उस सीरियलाइजेशन का रिवर्स हो गया कि भाई फाइल के अंदर जो हमारे पास सीरियलाइज्ड डेटा स्टोर था उसको मैं दोबारा स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं और फिर मैं उसे दोबारा अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। और जरूरी नहीं है फाइल हो सकता है कि भाई आपने जो अपना सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट स्टोर करवाया हुआ है वो किसी मेमोरी में स्टोर करवाया हुआ है या फिर कहीं डेटाबेस में स्टोर करवाया हुआ है, तो वहां से डेटा आप स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट करके दोबारा ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डी सीरियलाइजेशन का। तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, बाइट स्ट्रीम्स आर अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू इनपुट एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन। मतलब बाइट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम्स क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन इनपुट करवानी हो या आउटपुट करवानी हो। सीक्वेंस ऑफ बाइट्स का मतलब कि भाई इसके अंदर मल्टीपल बाइट्स स्टोर होती हैं। किस तरह से, यहां पे देखो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास 1 बाइट होता है ना, 1 बाइट के अंदर टोटल कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। और हर एक बिट जो कि आपका बाइनरी नंबर होता है 0 या 1, तो एक बाइनरी नंबर आपका कितने बिट का होता है, 1 बिट का होता है। तो आप इसके ऑक्टेट के अंदर देखो टोटल कितने आपके पास बिट्स हैं, 8, तो 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। और बाइट स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जिस तरह कोड लिखा हुआ है, इसको देखो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, मतलब बाइनरी के अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये 4 नजर आ रहे होंगे क्योंकि 4 हमारे पास लेटर्स हैं। इसी तरह अगर ज्यादा लेटर्स आपके पास स्टोर हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए बाइट स्ट्रीम भी आपकी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। मतलब डीसीरियलाइजेशन में जब भी हम अपनी फाइल से डेटा गेट करते हैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर, तो उसके अंदर डेटा इस तरह से स्टोर किया जाता है और इस तरह से डेटा स्टोर करने के बाद उसे फिर ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो ये काम होता है डी सीरियलाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखो डी सीरियलाइजेशन के अगर कुछ पॉइंट्स बताऊं, देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एज द नेम सजेस्ट डी सीरियलाइजेशन इन सी शार्प इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सीरियलाइजेशन। मतलब सीरियलाइजेशन का जब आप रिवर्स कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, डी सीरियलाइजेशन। और इसके अंदर क्या होता है, देखो डी सीरियलाइजेशन इज द अपोजिंग प्रोसेस विच टेक्स डेटा फ्रॉम अ फाइल, स्ट्रीम और अ नेटवर्क एंड रीबिल्ड्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। मतलब देखो डी सीरियलाइजेशन में क्या होता है कि हम डेटा लेते हैं, मतलब जो सीरियलाइज डेटा है वो हम फाइल से भी ले सकते हैं, स्ट्रीम या किसी नेटवर्क से भी ले सकते हैं, और फिर उसे दोबारा रीबिल्ड करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब जो डेटा सीरियलाइज है उसको डी सीरियलाइज करके वापस अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फिर यहां पे देखो थर्ड पॉइंट, इट रिसरेक्ट्स द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय सेटिंग प्रॉपर्टीज, फील्ड्स एक्सेट्रा। मतलब देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना रिसरेक्ट्स, इसका मतलब बड़ा शानदार है। इसका मतलब है दोबारा जिंदा करना। मतलब
हम अपने ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट की मदद से दोबारा जिंदा करते हैं। मतलब अपने ऑब्जेक्ट को जो कि सीरियलाइज हुआ हुआ था, जो कि एनकोडेड हुआ हुआ था, उसको हम दोबारा से रिक्रिएट करते हैं ताकि उसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं और फील्ड्स वगैरह हैं वो हमें वापस हासिल हो सकें। मतलब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट रिसीव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो भी वेरिएबल, जो भी डेटा वगैरह है वो दोबारा हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो देखो, मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे देखो, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर काम किया था जिसके अंदर मैंने आपको सीरियलाइजेशन के बारे में बताया था। अगर किसी ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी, सीरियलाइजेशन का प्रैक्टिकल नहीं देखा, तो देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसी के अंदर जो चीजें हमने यूज की थी वो मैं इस लेक्चर के अंदर भी यूज करने वाला हूं। तो देखो मैं क्या करता हूं, ये वाला जो कोड है सीरियलाइजेशन वाला, इसको कमेंट करता हूं Ctrl+K Ctrl+C, और फिर मैं नीचे आ जाता हूं। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जो मैंने काम किया था ये था सीरियलाइजेशन। मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख देता हूँ। ठीक है, ये था आपके पास सीरियलाइजेशन, और अब मैं जो नीचे काम करूँगा वो होगा अब आपके पास डीसीरियलाइजेशन। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट्स में डीसीरियलाइजेशन। ठीक है, और अब देखो डीसीरियलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे मुझे कुछ कोड चाहिए। सबसे पहले मुझे ये वाली लाइन चाहिए। ठीक है, मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ के पेस्ट करता हूँ और इसको अनकमेंट करते हैं। अनकमेंट करने के लिए Ctrl+K Ctrl+U। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी जी ड्राइव के अंदर आदिल न्यू के नाम से एक फोल्डर है और उसके अंदर एक फाइल मौजूद है sample.exe। आपको याद होगा हमने जब सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स जनरेट की थी और उसके अंदर अपना सीरियलाइज ऑब्जेक्ट को स्टोर करवाया था। तो अगर मैं आपको वो फोल्डर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये आपको फोल्डर नजर आ रहा है। मतलब देखो इसमें ये जितनी भी फाइल्स हैं इसमें सेम ऑब्जेक्ट सीरियलाइज हुआ हुआ है। तो मतलब मैं इनमें से कोई भी फाइल का यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने एक txt फाइल बनाई थी ना यहाँ पे सबसे पहली, तो यहाँ पे मैं .txt कर देता हूँ। ठीक है, स्मॉल में आएगा .txt, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली txt फाइल है, मतलब नोटपैड की फाइल है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको याद होगा जब मैंने इसके अंदर डेटा स्टोर करवाया था तो यहाँ पे देखो डेटा मैंने क्या स्टोर करवाया था, ऑब्जेक्ट बना के। आईडी मैंने 241 स्टोर करवाया था और नेम मैंने क्या स्टोर करवाया था, आदिल। तो इसका मतलब इन फाइल्स के अंदर जो एम्प्लॉय की आईडी है वो 241 है और नेम क्या है, आदिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। अब मतलब मैं इस फाइल से डेटा गेट करूंगा और उसे डीसीरियलाइज करूंगा और फिर उसको डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो इस लाइन के बाद अब मैं क्या काम करूंगा, इस लाइन के बाद अब मैं यहाँ पे देखो ये वाली जो लाइन है ना जिसके अंदर मैं अपनी फाइल स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बना रहा था, इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे ले आते हैं, नीचे आके पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ Ctrl+K Ctrl+U। ठीक है, देखो तो ये जो हमारे पास पाथ था इसको मैंने अपने फाइल स्ट्रीम के इस ऑब्जेक्ट के अंदर गेट कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करता हूं, अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे देखो ये जो बाइनरी फॉर्मेटर है, ठीक है, इस वाली लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, इस वाली लाइन को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है डीसीरियलाइज। और आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो बाइनरी फॉर्मेटर की क्लास है ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास को जब भी आप ऐड करते हो तो आपको यहाँ पे एक नेम स्पेस भी ऐड करना पड़ता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला system.runtime serialization.formatters.binary। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अपनी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, EMP। और देखो एम्प्लॉय क्लास मैंने लास्ट क्लास में बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लास है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी क्लास के साथ सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन आप परफॉर्म करते हो तो आपको ये वाला एट्रीब्यूट लाजमी लगाना है उस क्लास के टॉप पे। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो BF है, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसका, बाइनरी फॉर्मेटर का, इसके साथ मैं मेथड यूज करता हूँ डीसीरियलाइज। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या पास करूंगा, इसके अंदर मैं पास करूंगा ये स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। और भाई देखो ये जो स्ट्रीम है, ठीक है, इसके अंदर क्या स्टोर है, ये पाथ, और पाथ के अंदर क्या स्टोर है, हमारी ये वाली फाइल। कौन सी फाइल, जिसका क्या नाम है, sample.txt। तो आपको पता है sample.txt के अंदर हमारा सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट स्टोर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको पास कर रहा हूं अपने डीसीरियलाइज मेथड को। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ये स्ट्रीम, क्योंकि इसके अंदर वो फाइल है जिसके अंदर हमारा सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट स्टोर है। लेकिन यहां पे देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई देखो जब भी ये हमारी इस स्ट्रीम को डीसीरियलाइज करेगा तो ये एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय में इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। मतलब यहां पे जो भी डेटा रिटर्न हो रहा है उसको मैं एम्प्लॉय के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं एम्प्लॉय टाइप में, और फिर उसे एम्प्लॉय टाइप के ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूं।
तो मतलब इस लाइन में क्या होगा, जो हमारा सीरियलाइज डेटा था हमारी फाइल के अंदर, उसको मैं डीसीरियलाइज करके उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ईएमपी के अंदर स्टोर करवा रहा हूं। और अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CW टैप टैप, और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ईएमपी के अंदर दो चीजें आई होंगी ना, एक तो एम्प्लॉय आईडी आई होगी। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ ये जो ईएमपी का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से मुझे क्या निकाल के दो, आईडी। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ दूसरा चीज क्या था, नेम। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ emp.name, और फिर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब डीसीरियलाइजेशन हो जाएगी इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर था आईडी और नेम वो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो मैंने अपनी स्ट्रीम को ओपन करवाया था, इस स्ट्रीम को यहाँ पे क्लोज भी करवाना है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है इसको क्लोज भी करवाना है, क्योंकि आप क्लोज नहीं करवाओगे तो ये मेमोरी में क्या जगह लेता रहेगा। और फिर अपनी कंसोल विंडो को होल्ड करवाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन लगा के, ताकि ये जो कंसोल विंडो आती है ब्लैक कलर की जिसमें आउटपुट होता है वो होल्ड हो सके। ठीक है, तो देखो ये सारा कोड हो गया। एक दफा मैं फिर रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फाइल को यहाँ पे उसका पाथ गेट किया, कौन सी फाइल, जिसके अंदर हमारा सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है। और फिर देखो उसको मैंने पास किया फाइल स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में, मतलब उस पाथ को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और फिर मैं यहाँ पे उसको क्या करवा रहा हूँ, इस फाइल को ओपन करवा रहा हूँ। और मोड कौन सा यूज किया, ओपन और क्रिएट। फिर देखो बाइनरी फॉर्मेटर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर देखो इसी ऑब्जेक्ट के साथ मैं डीसीरियलाइज का मेथड यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर स्ट्रीम पास कर रहा हूँ। स्ट्रीम मतलब कौन सी वाली फाइल, ये वाली फाइल sample.txt। तो जब मैं उसे डीसीरियलाइज करूंगा तो ये हमें एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की, और वो जो रिटर्न किया ऑब्जेक्ट वो यहाँ ईएमपी में स्टोर कर दिया। फिर ईएमपी में देखो आईडी और नेम यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ। और फिर मैंने स्ट्रीम को क्लोज किया, और फिर यहाँ पे कंसोल विंडो को होल्ड करवाने के लिए ये वाली लाइन लिख दी। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट आपको नजर आ रहा है, एम्प्लॉय आईडी क्या शो हो रही है 241, और एम्प्लॉय नेम क्या शो हो रहा है आदिल, क्योंकि यही डेटा स्टोर करवाया था ना हमने जब हमने लास्ट लेक्चर में सीरियलाइजेशन वाला काम किया था। लेकिन भाई देखो अगर मैं ये वाली फाइल डिलीट कर दूं, कौन सी फाइल, sample.txt, यहाँ पे देखो ये वाली फाइल है ना, अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं, मैं इसको शिफ्ट डिलीट कर रहा हूं ताकि परमानेंटली डिलीट हो जाए। देखो डिलीट हो गई। और अब अगर मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूं तो देखना क्या होगा। रन करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ रही है। और अगर मैं इसकी व्यू डिटेल में जाऊं, देखो क्या कह रहा है, अटेम्प्टिंग टू डीसीरियलाइज एन एम्प्टी स्ट्रीम, मतलब ये जो स्ट्रीम है ये आपके पास एम्प्टी है। कौन सी स्ट्रीम, ये वाली एम्प्टी, क्योंकि इस स्ट्रीम का पाथ कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, लेकिन ये पाथ तो आपके पास मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब भी आप डीसीरियलाइज करोगे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपकी फाइल है जिसमें सीरियलाइज ऑब्जेक्ट है वो लाजमी मौजूद होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे देखो मैं पीडीएफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो पीडीएफ वाली फाइल मौजूद है, सही है। और अब अगर मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ तो यहाँ पे आप रिजल्ट देखना, ये देखो दोबारा से रिजल्ट आ रहा है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आपको तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर देखो नेक्स्ट पे, फिर देखो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सीरियलाइजेशन, मतलब अभी जो हमने सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन की है वो कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करके की है, सीरियलाइजिंग इन बाइनरी, क्योंकि जब हमने सीरियलाइज किया था तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के अंदर स्टोर किया था। डीसीरियलाइजेशन में भी हमने वही काम किया, लेकिन हम सीरियलाइजेशन यहाँ पे देखो एक्सएमएल के अंदर भी कर सकते हैं और जेसन के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब ये तीन टाइप्स होती हैं, क्योंकि जब भी हम डेटा इंटरचेंज करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो इन तीनों फॉर्मेट के अंदर हम कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी हमें डेटा किसी एक जगह पे, मतलब किसी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में पास करना होता है तो उसे लाजमी सीरियलाइज कराना होता है। तो सीरियलाइज आप बाइनरी फॉर्म में कराओ, एक्सएमएल में करवाओ या जेसन में भी करवाओ। तो एक्सएमएल और जेसन को भी अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डीसीरियलाइजेशन इन C#.net। और भाई देखो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के जो भी नोट्स हैं, सोर्स कोड है, वो आपको हमारी इस चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट में से मिल जाएगा, जिसका लिंक सामने आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, ये लेक्चर समझ में आया है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।